उस रात अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं हुआ था, नव्या की पूरी जिंदगी में छा गया था। जिस शख्स की परछाई से वो नफरत करती थी, आज किस्मत में उसे उसी की बाहों में लाकर पटक दिया था। क्या सूर्य प्रताप का वो कठोर अनुशासन नव्या के जमे हुए दिल को पिघला पाएगा, या फिर एक मरे हुए इंसान की यादें इस जिंदा रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर देंगी? भारी कदमों से वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसके दिल की स्थिति बड़ी अजीब हो रही थी। उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वो अपने कमरे में जाए, पर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि आज उस कमरे में, उसके बिस्तर पर एक और वजूद पूरे अधिकार के साथ बैठा था। आज की रात उन दोनों ही जानों पर भारी थी, क्योंकि कुदरत ने उन्हें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर किस्मत के खेल निराले होते हैं। तभी अचानक बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसने नौकर को जनरेटर चलाने के लिए आवाज दी। उसी अंधेरे में सूर्य प्रताप के दिमाग में अपने छोटे भाई आर्यन की कही बात गूंज उठी। सूर्य भाई, नव्या को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले उसे देख लूं। उसी पल उसे उस लड़की का ख्याल आया जो ऊपर उसके कमरे में अकेली बैठी थी और बाहर सन्नाटा और अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने कमरे की तरफ भागा। दो दो सीढ़ियां एक साथ लांघता हुआ वो ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक वजूद झटके से उसके सीने से आ लगा। सूर्य प्रताप को जोर का धक्का लगा। वो लड़की सिसकती हुई उससे चिपक गई थी। सूर्य ने उसे खुद से अलग करना चाहा, पर उसने और जोर से उसे थाम लिया। नव्या रो रही थी और उसके आंसू सूर्य प्रताप के कुर्ते को भिगोने लगे थे। वो डर के मारे थर-थर कांप रही थी। सूर्य प्रताप के हाथ से मोबाइल कालीन पर गिर गया। आर्यन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बहुत डर गई थी। तुम जानते हो ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। नव्या के इन शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वो जो उसे डरता देख अपनी बाहों में समेटने ही वाला था, नव्या के शब्द सुनकर उसके हाथ वहीं रुक गए। वो तो डर से तड़प रही थी, पर सूर्य प्रताप के सीने में अपने भाई के लिए दर्द उठा, जो इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था। नव्या आज भी आर्यन की यादों से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो रो रही थी, पर आंसू सूर्य की आंखों में भरने लगे। एक शख्स के जाने से नुकसान तो दोनों का हुआ था। आर्यन, तुम ही हो ना? मैं तुम्हारी खुशबू पहचान सकती हूँ। वो मासूम लड़की ये जानती ही नहीं थी कि दोनों भाई एक ही परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। वो उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ रही थी। आर्यन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने सिसकते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उसी पल बिजली आ गई और अपने सामने सूर्य प्रताप को देखकर नव्या के होश उड़ गए। वो कांपने लगी और शर्मिंदगी के मारे उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अंधेरे ने उसके होश गुम कर दिए थे, जो वो ऐसे शब्द बोल बैठी। अब जब होश आए तो शर्मिंदगी ने जगह ले ली। वो हकलाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सूर्य भाई, और फिर तुरंत अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। पुरानी आदतें इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। उनका रिश्ता इतनी अचानक बदला था कि संबोधन बदलने में अभी वक्त लगना था। सूर्य प्रताप ने उस पर एक सख्त नज़र डाली और कमरे के इकलौते सोफे पर जा बैठा। वो काफी देर तक अपना सिर दबाता रहा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। नव्या अभी भी उसी जगह बुत बनी खड़ी थी। आखिरकार सूर्य ने कहा, क्या सारी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है? जाओ, जाकर कपड़े बदलो। उसकी ठंडी आवाज सुनकर वो चौंक गई और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। सूर्य प्रताप सोफे से सिर टिकाकर सोचने लगा, पिताजी, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया? आर्यन, तुम हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए? अभी वो कुछ और सोचता कि नव्या चीखती हुई वॉशरूम से बाहर निकली और सीधे उसके पास आकर बोली, सूर्य भाई, वहाँ वहाँ तिलचट्टा कॉकरोच है। मुझे अपने कमरे में जाना है। सूर्य प्रताप को गुस्सा आ गया। चुप करो, क्या बकवास है ये? उठो यहाँ से। क्या तिलचट्टा तुम्हें खा जाएगा? तुम चाहो तो उसे खा सकती हो, उसने गुस्से में कहा। नव्या फिर कुछ बोलने लगी तो उसने उसे बीच में ही रोक दिया। बस, अब से मुझे सिर्फ सूर्य प्रताप या सूर्य कहना। मेरे नाम के आगे कोई और शब्द यानी भाई मत जोड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदत डाल लो अब। नव्या ने मुंह बनाया और नजरें झुका लीं। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। और अपना हुलिया देखो एक बार। सूर्य ने उसे आईने के सामने खड़ा किया। वो बिना दुपट्टे के थी। उसका लिबास अस्त व्यस्त था, जो उसके शरीर के उभारों को साफ दिखा रहा था। सूर्य प्रताप ने तुरंत उस पर दुपट्टा डाला और डांटते हुए कहा, जाओ और इसे बदलो। अब किसी बात पर चीखना मत। शुक्र मनाओ कि मेरे कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ हैं, वरना तुमने तो। वो फिर भी वहीं खड़ी रही। सूर्य ने गुस्से में कहा, अब खड़ी क्या हो? जाओ यहां से। नव्या धीरे से बोली,
पहले आप चलकर देखिए कि वॉशरूम में वो कीड़ा है तो नहीं। सूर्य प्रताप ने चिढ़कर अपना सिर पकड़ लिया। उफ, तुम कभी नहीं सुधरोगी। वो वॉशरूम के अंदर गया और देखकर वापस आया। कोई कीड़ा नहीं है वहां, जाओ। नव्या जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आई। अब उसने साधारण कपड़े पहने थे और दुपट्टा अच्छी तरह उड़ा हुआ था। सूर्य प्रताप उसे नज़रअंदाज करते हुए वॉशरूम गया और फ्रेश होकर वापस आया। उसने देखा कि नव्या सोफे पर सिमटकर सोने की कोशिश कर रही है। उसने सख्ती से कहा, शराफत से बिस्तर पर जाकर सो जाओ, मुझे इस तरह के ड्रामे पसंद नहीं हैं। नव्या ने कुछ कहना चाहा, पर सूर्य ने उसकी बात काट दी। सफाई नहीं मांगी, हुक्म दिया है। बिस्तर पर बाईं तरफ यानी लेफ्ट तरफ सो जाओ, मुझे दाईं तरफ सोने की आदत है। वो बिस्तर पर आया और उसे फिर टोका। उठो अब, क्या न्योता देना पड़ेगा? नव्या खामोशी से बिस्तर के एक कोने में सिमटकर लेट गई। सूर्य प्रताप ने उठकर उस पर कंबल डाला और लाइट बंद कर दी। नव्या फिर से डर गई। सूर्य प्रताप ने उसकी घबराहट भांप ली और एक छोटा जीरो बल्ब जला दिया ताकि हल्की रोशनी रहे। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि नव्या सिसक रही है। सूर्य चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि वो आर्यन के लिए रो रही है। फिर न जाने कब नींद ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। प्रताप शाह के 2 बेटे थे, सूर्य प्रताप और आर्यन। दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर था। दूसरी संतान के जन्म के समय उनकी पत्नी चल बसी थीं। सबने प्रताप शाह पर दूसरी शादी का दबाव डाला, पर उन्होंने अपनी पत्नी की याद में पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए समर्पित कर दी। सूर्य प्रताप ने अपने छोटे भाई आर्यन को बहुत लाड प्यार से पाला था। वो सबकी आंखों का तारा था। आर्यन जब 9 साल का था, तब उनकी जिंदगी में 7 साल की नव्या आई। नव्या प्रताप शाह के सबसे प्रिय मित्र जयप्रकाश की इकलौती बेटी थी। एक कार हादसे में जयप्रकाश और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद जब प्रताप शाह अपने मित्र की बेटी का हाल जानने पहुंचे, तो वहां नव्या को फटे कपड़ों में झाड़ू लगाते देख उनका दिल टूट गया। उन्होंने जयप्रकाश की बहन के नाम सारी जायदाद करवा दी और नव्या को अपने साथ ले आए। जयप्रकाश की बुआ जिस जायदाद के लिए अपनी मासूम भतीजी पर जुल्म कर रही थी, उसे उन्होंने कानूनी चालाकी से अपने नाम करवा लिया। नव्या का नन्हा अंगूठा लगवाकर वो कागजों की मालिक बन बैठी। दूसरी तरफ प्रताप शाह ने भी कानूनी कार्यवाही पूरी की और कानूनी तौर पर नव्या को गोद ले लिया। जयप्रकाश की केवल एक ही बहन थी और उनकी पत्नी का कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। जिस दिन प्रताप शाह नव्या को घर लाए, आर्यन को वो सुनहरी बालों वाली गुड़िया जैसी बच्ची बहुत प्यारी लगी। आर्यन को एक साथी मिल गया जिसके साथ वो खेल सके। प्रताप शाह ने अपने बड़े भाई सूर्य प्रताप को विशेष हिदायत दी थी कि वो नव्या का भी उतना ही ख्याल रखे जितना वो आर्यन का रखता है। सूर्य प्रताप भी बड़े भाई की तरह दोनों का ध्यान रखने लगा। शाह परिवार में शांति नाम की एक पुरानी नौकरानी की बेटी थी जो कम उम्र में विधवा होकर मायके आ गई थी। प्रताप शाह उसे अपनी बहन मानते थे। उन्होंने शांति को बहुत समझाया कि वो दूसरी शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया। वो प्रताप शाह के साथ शहर आ गई और उन्हीं की देखरेख में दोनों बेटे पलने लगे। अब नव्या की जिम्मेदारी भी शांति ने ही संभाल ली। नव्या और आर्यन की शरारतों से पूरा घर गूंजता रहता था। कुछ समय बाद सूर्य प्रताप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। वहीं उसने अपना कारोबार शुरू किया और पूरी तरह जम गया। लेकिन वो हर 2-3 महीने में अपने पिता और भाई से मिलने भारत जरूर आता। प्रताप शाह अक्सर उस पर शादी के लिए दबाव डालते, पर वो हर बार ये कहकर टाल देता कि अभी व्यापार को समय देना है। जब मेरा बिजनेस आपके बिजनेस से भी बड़ा हो जाएगा, तब शादी करूंगा। प्रताप शाह उसे दुआ देते कि वो दिन जल्दी आए। एक बार प्रताप शाह को बहुत जिद करते देख सूर्य प्रताप ने कहा, पिताजी, मेरा ख्याल है कि अब आपको आर्यन की शादी कर देनी चाहिए। उसने आपका बिजनेस भी संभाल लिया है। प्रताप शाह बोले, बेटा, लोग बातें करेंगे कि बड़े बेटे के रहते छोटे की शादी कर दी। छोड़िए पिताजी ये पुरानी बातें। आर्यन 24 साल का हो चुका है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखिए। उसी पल नव्या दौड़ती हुई आई और प्रताप शाह के पीछे छिपकर बोली, बाबा, मुझे इस आर्यन से बचाइए, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है ये, इसने मेरी पसंदीदा शर्ट जला दी है, अब मुझे भी इसकी कुर्ती जलानी है। आर्यन पीछे से चिल्लाया। दोनों सोफे के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। सूर्य प्रताप ने अचानक नव्या की कलाई पकड़ी और सख्ती से कहा, बस करो, क्या बचपना लगा रखा है। आर्यन, तुम अपने कमरे में जाओ, और नव्या, तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसी हरकतें करो। सूर्य ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है नव्या के लिए भी लड़का ढूंढना चाहिए, इसे भी अब अपने घर का करें। नव्या चुपचाप प्रताप शाह को देखने लगी और नव्या की शादी की बात सुनकर आर्यन भी बेचैन हो उठा।
सूर्य प्रताप के जाते ही प्रताप शाह ने कहा, सूर्य, मैंने तो हमेशा नव्या को तुम्हारे लिए सोचा था। क्या? पिताजी, वो बच्ची है और मेरे लिए आर्यन जैसी ही है। मुझे अपनी उम्र और समझदारी वाली लड़की से शादी करनी है, नव्या से कभी नहीं। प्रताप शाह के चेहरे पर मायूसी देख सूर्य प्रताप को बुरा लगा। उसने बात संभालते हुए कहा, वैसे पिताजी, हम नव्या और आर्यन की शादी भी तो करवा सकते हैं। इससे घर की रौनक यहीं रहेगी। प्रताप शाह हंसकर बोले, अरे, ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? उस रात खाने पर नव्या नहीं आई, क्योंकि वो सो गई थी। आर्यन भी बहुत परेशान दिख रहा था। प्रताप शाह ने उसे छेड़ने के लिए कहा, आर्यन, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए वकार अंकल की बेटी टीना का हाथ मांग लें। आर्यन तुरंत बोला, भाई, मुझे उस टीना से शादी नहीं करनी। सूर्य प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर नव्या के लिए एक लड़का हमारी नज़र में है? आर्यन तड़प कर बोला, पिताजी, आपको नव्या के लिए मुझसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? मुझ में क्या कमी है? प्रताप शाह ने शरारत से कहा, कमी तो है, तुम अभी बहुत अपरिपक्व यानी इमैच्योर हो। मैं मैच्योर बन जाऊंगा पिताजी, प्लीज, मैं नव्या के बिना मर जाऊंगा। प्रताप शाह और सूर्य प्रताप एक साथ बोल पड़े, ईश्वर न करे, पागल हो तुम, हम दोनों ने तुम दोनों की शादी का ही सोचा है। आर्यन खुशी से अपने भाई के गले लग गया। अगले दिन जब नव्या से पूछा गया तो उसकी शर्मीली मुस्कान ने सब कह दिया। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। जो नव्या हमेशा सूर्य प्रताप से डरती थी, शादी के बाद आर्यन के साथ वो बहुत आत्मविश्वासी हो गई थी। शादी के कुछ महीनों बाद घर में एक और खुशखबरी आई। नव्या गर्भवती थी। सूर्य प्रताप लंदन से ढेरों उपहार लाया। सब नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे थे कि एक काली शाम ने सब बदल दिया। ऑफिस से लौटते वक्त आर्यन की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। आर्यन की मौत की खबर ने पूरे घर को उजाड़ दिया। नव्या ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। जब अस्पताल में उसकी आंख खुली तो उसे अपना वजूद खाली खाली लगा। आर्यन के साथ साथ वो बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। प्रताप शाह, जो कभी बूढ़े नहीं लगते थे, इस सदमे से एकदम टूट गए। अपने 25 साल के जवान बेटे की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी थी। घर की ये हालत देख सूर्य प्रताप ने विदेश का अपना सारा बिजनेस समेटा और हमेशा के लिए भारत शिफ्ट हो गया। वो जानता था कि उसके पिता अब अकेले नहीं रह पाएंगे। प्रताप शाह अपने बेटे के गले लगकर बहुत रोए। सूर्य प्रताप ने बिजनेस संभाल लिया, पर हर मोड़ पर उसे आर्यन की याद आती और उसकी आंखें नम हो जातीं। सूर्य प्रताप ने देखा कि नव्या दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। उसने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा। पहले तो नव्या ने मना किया, पर सूर्य के कड़क अंदाज के आगे वो खामोश हो गई। आर्यन के जाने के 6 महीने बाद वो पहली बार घर से बाहर निकली थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर पोषण की कमी है। अब सूर्य प्रताप पिता के साथ साथ नव्या का भी ख्याल रखने लगा था। अब सब फिर से एक साथ बैठकर रात का खाना खाते थे। सूर्य प्रताप अक्सर नव्या की प्लेट में खाना डालता तो वो उसे गुस्से से घूरने लगती। सूर्य कहता, बाद में घूरने का शौक पूरा कर लेना, पहले खाना खत्म करो, समझी? नव्या अनमने मन से खाना खाने लगती। प्रताप शाह इस बदलाव से खुश थे। आज उन्होंने जबरदस्ती उन दोनों को खरीदारी के लिए भेजा था। घर की पुरानी सहायिका शांति भी उनके साथ थी। सारी फीके और बेरंग कपड़े पसंद कर रही थी, तभी सूर्य प्रताप के कानों में आर्यन की आवाज़ गूंजी, सूर्य भाई, नव्या पर चटख रंग बहुत खिलते हैं। और नव्या शर्मा कर कहती थी, आर्यन, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। ये याद आते ही सूर्य प्रताप की आंखों में जलन सी होने लगी। वो मन ही मन बोला, आर्यन, तुम हमें अधूरा छोड़कर क्यों चले गए? वापस आने पर नव्या बाबा को प्रणाम कर ऊपर जाने लगी तो सूर्य ने टोका, नव्या, बाबा को अपनी शॉपिंग नहीं दिखाओगी? नव्या ने दांत पीसकर कहा, दिखाती हूँ सूर्य प्रताप जी। जब प्रताप शाह ने नव्या के बेरंग कपड़े देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहते, सूर्य प्रताप ने वो सारे कपड़े शांति चाची को थमा दिए और कहा, शांति चाची, ये कपड़े कल मंदिर के बाहर गरीबों में बांट देना, नव्या ये नहीं पहनेगी। नव्या बुत बनी खड़ी रही। सूर्य प्रताप ने चटख रंगों के सुंदर कपड़े निकाले और नव्या से कहा, अब से तुम ऐसे ही कपड़े पहनोगी। नव्या बोली, सूर्य प्रताप जी, मैं एक विधवा हूँ, शायद आप भूल रहे हैं। जानता हूँ, पर यह घर सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम इस घर की बेटी हो और कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे बेरंग कपड़ों में नहीं देख सकता, सूर्य ने कड़ाई से कहा। प्रताप शाह ने भी समर्थन किया, सूर्य बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। सूर्य प्रताप और प्रताप शाह की कोशिशों से नव्या धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। सूर्य उसे कॉलेज में किसी अच्छे कोर्स में दाखिला दिलाना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। वो अक्सर कहती कि वो अपने दोस्तों से बात करे, पर नव्या कहती, मैंने कभी कोई दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि आर्यन ही मेरा इकलौता दोस्त था। सूर्य प्रताप उसे हैरत से देखता रह जाता कि दोनों एक दूसरे से कितने जुड़े हुए थे।
कुछ दिन बाद प्रताप शाह के चचेरे भाई महिपाल गांव से आए। वे अपने बेटे विक्रम का रिश्ता नव्या के लिए और अपनी बेटी काव्या का रिश्ता सूर्य प्रताप के लिए लाए थे। प्रताप शाह ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया, क्योंकि विक्रम पहले से ही 4 बच्चों का पिता था। महिपाल बोले, प्रताप, नव्या विधवा है, उसे अब कुंवारा रिश्ता कहाँ मिलेगा, ऐसे ही रिश्ते आएंगे। प्रताप शाह ने डंके की चोट पर कहा, नव्या पहले मेरी बेटी है, बाद में बेटे की विधवा। मेरा फैसला ये है कि सूर्य प्रताप ही नव्या से विवाह करेगा। महिपाल हंसते हुए बोले, तेरा बेटा कभी नहीं मानेगा, लिख कर ले। उसी रात जब प्रताप शाह ने सूर्य प्रताप से ये बात की तो वो भड़क गया। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे भाई की पत्नी है। प्रताप शाह बोले, वो आर्यन की विधवा है और उससे तुम्हारा विवाह धर्म और समाज की नज़रों में जायज़ है। पर सूर्य प्रताप नहीं माना। उसी रात प्रताप शाह को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, पर प्रताप शाह अड़ गए कि जब तक सूर्य प्रताप और नव्या का विवाह नहीं होगा वे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। मजबूरी में पिता की जान बचाने के लिए दोनों ने हामी भर दी। सादगी से विवाह हुआ और फिर प्रताप शाह का सफल ऑपरेशन हुआ। घर लौटने के बाद प्रताप शाह ने विदाई की रस्म पूरी करने को कहा तो सूर्य टालने लगा। आखिरकार प्रताप शाह ने कहा कि वे तीर्थ यात्रा यानी 4 धाम जा रहे हैं और उनके जाने से पहले विदाई होनी चाहिए। अगली सुबह दोनों एक साथ कमरे से निकले। सूर्य ने नव्या को जबरदस्ती तैयार करवाया था ताकि विदाई के समय पिताजी को कोई शक न हो। उसने नव्या को डांटते हुए कहा, अगले 1 हफ्ते तक बाबा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वे खुशी खुशी यात्रा पर जाएं, यही बेहतर होगा। हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। नव्या हर रात कमरे में सिसकती रहती थी और सूर्य प्रताप बेबस होकर उसे देखता रहता। जिस दिन प्रताप शाह रवाना होने लगे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे कलाकार हो, पर याद रखना कि मैं वापस आऊं तो तुम सच में एक दूसरे के करीब मिलो। दोनों शर्मिंदा हो गए। पिता के जाते ही नव्या अपने पुराने कमरे में चली गई। सूर्य प्रताप उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपने कमरे में ले आया। नव्या चीखी, ये क्या तरीका है? अब तो बाबा जा चुके हैं, अब इस नाटक की क्या जरूरत है? सूर्य बोला, घर में नौकर चाकर हैं, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। पूरा दिन कहीं भी रहो, पर रात तुम यहीं गुजारोगी। नव्या ने गुस्से में कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। सूर्य प्रताप को बहुत गुस्सा आया। तुम कौन होती हो मुझे सलाह देने वाली? पहले एक पत्नी तो संभाल लूं, फिर दूसरी करूंगा, और अगर करूंगा भी तो तुमसे नहीं पूछूंगा। अपनी सलाह अपने पास रखो और चुपचाप मेरी बात मानो। नव्या की आंखों में आंसू आ गए। सूर्य ने तंज कसते हुए कहा, आराम से अपनी तरफ लेट जाओ और रोने का शौक पूरा करो, क्योंकि मुझे अब रोज रात को ये राग सुनने की आदत हो गई है। सूर्य प्रताप को दुख था कि क्या उसकी कुर्बानी की नव्या की नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। उसे डांटकर वो खुद भी बेचैन हो जाता था। उसे लगा कि नव्या ने आज उसे बहुत निराश किया है। अगले दिन प्रताप शाह ने अपनी कुशलता का समाचार दिया। अब सूर्य प्रताप जानबूझकर नव्या को अपने कामों में व्यस्त रखने लगा ताकि उसका मन बंटा रहे। वो उससे अपने ऑफिस के कपड़े निकलवाता, कॉफ़ी मांगता। नव्या चिढ़ती थी, पर सूर्य प्रताप जानता था कि उसे खाली छोड़ना ठीक नहीं है। सूर्य प्रताप का मन बार बार यही कह रहा था कि नव्या खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखे, क्योंकि वो जानता था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो अक्सर सोचता, ये खुद तो परेशान रहती ही है, मुझे भी चैन से जीने नहीं देती। उसके इसी उदास रवैये को देखते हुए सूर्या ने एक बार फिर उसे पढ़ाई शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नव्या चिढ़कर और गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं करना और ना ही मुझे अब कुछ अच्छा लगता है। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस एक काम कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मुझे आपके साथ नहीं रहना। इस तरह घुट घुट कर जीने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कभी कभी तो दिल चाहता है कि जहर खा लूं। रोज रोज इस तरह मरने से तो वो बेहतर है। बस खुदकुशी पाप है, इसी बात ने मुझे रोक रखा है। नव्या को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने सूर्य प्रताप का दिल कितनी बुरी तरह दुखाया है। सूर्य उसके भले की जितनी कोशिश करता, वो उससे उतनी ही नफरत करने लगी थी। उसने नव्या पर एक गहरी और सख्त नज़र डाली और बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गया। सूर्य के जाने के बाद नव्या को अपने कड़वे शब्दों का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर उसके पीछे गाड़ी तक गई और बोली, प्लीज़ नाश्ता तो कर लीजिए। सूर्या ने तंज कसते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने अपनी बातों से मुझे बहुत अच्छा नाश्ता करवा दिया है। इससे ज़्यादा अब मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज ऑफिस में सूर्य प्रताप का मूड बहुत खराब था। उसका सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर नकुल एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान था।
नकुल अक्सर मजाक करके सूर्य को हंसा देता था, लेकिन आज सूर्य की खामोशी देखकर वो समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है। सूर्य ने ऑफिस के 2-3 कर्मचारियों को भी बिना बात बहुत बुरी तरह डांट दिया था। नकुल से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, क्या बात है सूर्या, बहुत परेशान लग रहे हो? सूर्या ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं नकुल। नकुल बोला, अब अपने दोस्त से भी छुपाओगे? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि बात सर से ऊपर निकल चुकी है। काफी कुरेदने के बाद सूर्य बेबसी से बोला, नकुल, मैं पिताजी को दी हुई जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह नाकाम हो रहा हूँ। मैं नव्या को जितना वक्त और सहारा देने की कोशिश करता हूँ, वो इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। वो इतनी दुखी है कि मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दे रही है। ये रिश्ता मेरे गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना मैं निगल पा रहा हूँ और ना उगल। हर रात वो मेरे बिस्तर पर लेटी मेरे भाई के लिए रोती है और मैं उसे रोक भी नहीं पाता। नकुल ने उसे झकझोरते हुए कहा, तुम उसे क्यों नहीं रोक सकते? तुम्हारा उस पर अधिकार है। अफसोस है यार, तुम खुद को इतना मजबूत मर्द कहते हो और अपनी पत्नी के आंसू नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है सूर्या कि तुम कभी पति बने ही नहीं, तो वो पत्नी कैसे बनती? तुम उसे एक पति वाला प्यार और अधिकार देकर तो देखो, वो खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। सूर्य प्रताप को गुस्सा आया, क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसकी मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नकुल ने समझाया, मेरे दोस्त, एक याद के घेरे से निकलने के लिए दूसरा घेरा बनाना पड़ता है। तुम दोनों को यह सच मानना ही होगा कि आर्यन जा चुका है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। नकुल ने काफी देर तक उसे समझाया और आखिरकार सूर्य को अपनी बात पर मना ही लिया। उधर घर पर नव्या को आज सुबह के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी थी, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर खाने की मेज पर सूर्य का इंतजार करने लगी। सूर्य जैसे ही घर पहुंचा, ड्राइंग रूम में नव्या को इस हुलिये में देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। आज उसने पहली बार नव्या को गौर से देखा था। वो हल्की सी तैयारी में भी गजब लग रही थी। उसके सुनहरे बाल आधे बंधे थे और कुछ लटें उसके चेहरे पर झूल रही थीं। गुलाबी गाल, काजल लगी गहरी आंखें और उसकी सुंदरता आज कयामत ढा रही थी। एक तरफ पड़ा दुपट्टा उसके शरीर के उभारों को साफ दिखा रहा था। आज पहली बार जब सूर्य प्रताप ने उसे एक पति वाली नज़र से देखा, तो नव्या ने झिझक कर अपना दुपट्टा सीने पर ठीक कर लिया। सूर्य प्रताप उसके पास गया और उसके गाल को धीरे से छूकर बोला, बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसे ही तैयार रहा करो। नव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, आज इन्हें क्या हुआ है? संभलकर उसने पूछा, खाना लगा दूं? सूर्य ने कहा, हाँ लगा दो। नव्या बोली, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। ये पहली बार था जब दोनों के बीच सामान्य बातें हुई थीं। खाना खाने के बाद नव्या बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी और उसके मन में सूर्य के बदले हुए अंदाज को लेकर कश्मकश चल रही थी। तभी सूर्य कमरे में आया और बोला, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। नव्या कॉफ़ी लेकर आई तो सूर्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नव्या ने ट्रे उसके सामने रखी तो सूर्य ने कप लेने के बजाय उसकी कलाई थाम ली। वो हैरान रह गई। सूर्य ने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। नव्या ने धीरे से कहा, मुझे सोना है। सूर्य प्रताप के अंदाज में आज एक अधिकार था। वो बोला, बाद में सो जाना, पिताजी को फ़ोन लगा रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं। दोनों ने काफ़ी देर तक पिताजी से बात की। उन्हें साथ देखकर पिताजी बहुत खुश हो रहे थे। बात करते हुए सूर्य प्रताप जानबूझकर बार बार नव्या को छू रहा था, जिससे नव्या के होश उड़े जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य के इस नए रूप का वो कैसे सामना करे। जैसे ही फ़ोन कटा, वो हड़बड़ाकर उसके पास से उठी और बिस्तर पर जाकर लेट गई। न जाने क्यों उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। सूर्य प्रताप ने कई मिनटों तक खुद पर काबू रखा, फिर आखिर में अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे से उठकर बोला, नव्या, आज के बाद इस तरह रोया मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। सूर्य प्रताप की बातों का नव्या पर पहले कभी कोई असर नहीं हुआ था, पर आज उसकी आवाज़ में एक अलग ही अधिकार था। वो चुपचाप से सकती रही। सूर्य ने कमरे की लाइट बंद कर दी और जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी में उसके पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है, आज के बाद तुम नहीं रोओगी। वो हक के साथ उसके आंसू पोंछने लगा। नव्या हैरान होकर उसे देखने लगी। अगले ही पल सूर्य ने शरारत से कहा, अगर फिर भी रोई तो फिर मैं अपने तरीके से आंसू साफ करूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू थम चुके थे। नव्या ने अपना लहजा सख्त करते हुए कहा, मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहती कि आप कैसे साफ करेंगे।
वो सूर्य की आंखों में छिपे पति वाले जज्बात देख चुकी थी। वो इतनी नासमझ नहीं थी कि उसके बदले हुए अंदाज को ना पहचान सके। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं पूछती तो मैं करके दिखा देता हूँ। अगले ही पल सूर्य प्रताप ने झुककर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। उसने अपने होठों से उसके आंसू सोख लिए। नव्या ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हैं आप सूर्य प्रताप जी? कुछ गलत नहीं कर रहा, वही कर रहा हूं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। नव्या ने बिस्तर से उठना चाहा, पर सूर्य ने उसकी कलाई थामकर उसे वापस बिस्तर पर गिरा लिया। उसने नव्या के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की ओर कर दिए। नव्या ने बहुत विरोध किया, पर जब मर्द अपने अधिकार पर आ जाए तो औरत की कहाँ चलती है। नव्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर सूर्य प्रताप नहीं रुका। वो उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। नव्या थककर उसकी बाहों में ही सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। वो हैरान थी कि उसे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो तुरंत वॉशरूम भागी और खुद को रगड़ कर साफ करने लगी, जैसे वो उसके स्पर्श को अपने शरीर से खुरचकर निकाल देना चाहती हो। वो वहीं फूट कर रो पड़ी। जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने सूर्य प्रताप की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। सूर्य जाग चुका था। नव्या ने गुस्से में तौलिया सोफे पर फेंका और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा कि वो अब पुरानी नव्या नहीं रही। सूर्य प्रताप उस पर अपना रंग छोड़ चुका था। तभी सूर्य प्रताप ने पीछे से आकर उसके बालों की खुशबू ली। नव्या थर-थर कांपने लगी। सूर्य ने उसके कंधे पर अपने होठ रखे और फिर नव्या का रुख अपनी तरफ मोड़कर उसकी पलकों पर अटके आंसुओं को चूम लिया। इन आंखों में मैं दोबारा आंसू ना देखूं, ये बस मुस्कुराती रहनी चाहिए। नव्या ने उसे धक्का दिया और गुस्से में बोली, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सूर्य प्रताप ने शांति से कहा, मैं तुमसे कभी माफी मांगूंगा भी नहीं। अब ये मातम छोड़ो और ये बेरंग लिबास उतारकर कोई चटक रंग के कपड़े पहनो। उसने नव्या की कमर में हाथ डाला और उसे अलमारी के पास ले गया। नव्या चिढ़कर बोली, मैं नहीं पहनूंगी, आप हर बात में मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम नहीं पहनोगी? सूर्य प्रताप ने पास रखी कैंची उठाई और उसके पुराने कपड़ों को काटने लगा। नव्या दंग रह गई। कोई बात नहीं, आज मैं खुद अपनी पत्नी को अपनी पसंद के कपड़े पहनाऊंगा। नव्या ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। प्लीज ऐसा मत कीजिए, जो आप कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। सूर्य ने उसके गाल पर एक बोसा लिया और कहा, ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। कुछ देर बाद नव्या एक सुंदर चटख रंग के जोड़े में थी। सूर्य प्रताप ने उसके सारे पुराने कपड़े शांति चाची को दे दिए। नाश्ते की मेज पर भी वो उसे अपने हाथों से निवाला खिलाने लगा। नव्या ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, मेरे हाथ सलामत हैं। सूर्य मुस्कुराया, जानता हूं, पर क्या करूं, पति बनने का मेरा पहला अनुभव है ना, इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसा व्यवहार करूं। शांति चाची, जिन्होंने सूर्य को पाला था, वो भी उसके इस बदले हुए रूप को देखकर खुश थीं। उन्हें उम्मीद जगी कि इस घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। नव्या ने 2 टूक कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। सूर्य ने सुकून से जवाब दिया, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जहां प्यार होता है वहां थोड़ी जबरदस्ती तो चलती ही है, मेरी प्रिय पत्नी। उसी समय नकुल का फोन आया। सूर्य ने हंसकर कहा, नकुल, आज की सारी मीटिंग्स तुम संभाल लेना, मुझे अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर जाना है, उससे ज़रूरी और कोई काम नहीं है। नकुल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फोन रखने के बाद जैसे ही नव्या मेज से उठने लगी, सूर्य प्रताप ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? उसने अधिकार से पूछा। काम है कुछ? काम तो होते रहेंगे, फिलहाल मेरे पास बैठो, सूर्य प्रताप ने अधिकार से कहा और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। वो अपने हर अंदाज से उसे हैरान कर रहा था। लैपटॉप पर काम करते हुए भी उसने नव्या को अपने पास बिठाए रखा। दोपहर के 1 बजे वो उसे शहर के सबसे बड़े मॉल ले गया, जहां उसने नव्या को ढेर सारी शॉपिंग करवाई। वो हर चीज़ अपनी पसंद से दिला रहा था। नव्या जितना उसे नज़रअंदाज करती, सूर्य उसे उतना ही इन सब चीज़ों में घसीट लेता। लंच और डिनर दोनों बाहर हुए। डिनर के बाद वो उसे आइसक्रीम खिलाना नहीं भूला, क्योंकि उसे याद था कि नव्या को आइसक्रीम कितनी पसंद है। ये बात उसे आर्यन ने बताई थी। उस पल सूर्य और नव्या दोनों को आर्यन की बहुत याद आई। नव्या की आंखों में आंसू भर आए तो सूर्य ने बड़ी नरमी से उन्हें पोंछ दिया। नव्या ने गौर किया कि सूर्य प्रताप भी चुपके से अपनी आंखें साफ कर रहा था। शायद दोनों का दर्द एक ही था। उस रात भी नव्या ने आर्यन को याद कर रोना शुरू किया। सूर्य प्रताप ने लैपटॉप बंद किया, लाइट बुझाई और बिस्तर पर लेट गया।
नव्या को रोते देख उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। नव्या चौंक गई और सिसक कर बोली, क्या अब अपनी मर्जी का एक पल भी मुझे नसीब नहीं होगा? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती? मध्यम रोशनी में सूर्य उसका मासूम चेहरा देखता रह गया। उसे नव्या पर बहुत प्यार आ रहा था। तुम्हारी मर्जी समझता हूँ, ठीक है, आज की रात तुम्हें तंग नहीं करूँगा। तुम रोने का अपना शौक पूरा कर सकती हो, पर एक शर्त है। नव्या हैरान हुई। क्या शर्त? जितना चाहो हर रात रो सकती हो, पर मेरे सीने में मुंह छुपाकर। अकेले रोने की इजाज़त मेरी तरफ से नहीं है। अगले ही पल उसने नव्या का सिर अपने सीने से लगा लिया। चलो शुरू हो जाओ। सूर्य प्रताप के परफ्यूम की खुशबू और उसकी पीठ पर फिरता उसका नर्म हाथ नव्या को ज्यादा देर रोने न दे सका। वो खिसक कर दूर होने लगी तो सूर्य बोला, इतनी जल्दी चुप हो गई? मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है, प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाइए। ठीक है, पर थोड़ा ही दूर हो सकता हूँ, क्योंकि अच्छे पति अपनी पत्नियों से ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सूर्य ने उसका सिर अपने बाजू से हटने नहीं दिया। नव्या को गुस्सा आ रहा था, पर वो बेपरवाह बना रहा। शुक्र है तुमने रोना जल्दी बंद किया, वरना शायद मैं अपना आपा खो देता और फिर तुम्हें मुझसे शिकायत हो जाती। जैसे आपको बड़ी परवाह है मेरी शिकायत की, आपको तो बस अपनी मर्जी चलानी आती है। इससे पहले कि वो और बोलती, सूर्य उसके होंठों पर झुक गया और पूरी शिद्दत से उसकी शिकायतें मिटाने लगा। नव्या तड़प उठी, पर वो नहीं रुका। काफी देर बाद उसे आज़ाद कर वो सहलाते हुए बोला, और कुछ? अब मुझे सोना है। नव्या मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ने लगी तो उसने फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। अंततः नव्या हार मानकर आंखें मूंद गई और सूर्य प्रताप सुकून से मुस्कुराते हुए सो गया। अगले दिन जब सूर्य ऑफिस पहुंचा तो नकुल ने उसे छेड़ा। वाह भई वाह, सूर्य प्रताप शाह हंस रहे हैं और ऑफिस भी लेट आए हैं। सूर्य ने नकुल को गले लगा लिया और कहा, थैंक्स यार नकुल, तुम न होते तो मैं समझ ही ना पाता कि भगवान ने ये रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया है। नकुल ने मजाक किया, देख रहा हूं भाई, भाभी का असर है। अगले कई दिन सूर्य ने नव्या को खुद में व्यस्त रखा। पिताजी से भी फोन पर बात हुई और वे दोनों को साथ देख बहुत खुश थे। सूर्य के चेहरे की रौनक लौट आई थी, पर नव्या का ठंडा व्यवहार अब उसे चुभने लगा था। वो एक मर्द था और अब वो अपने जज्बों की कद्र चाहता था। दीपावली के त्योहार की शॉपिंग भी सूर्य ने जबरदस्ती कराई। उसने नव्या के लिए सुंदर चूड़ियां लीं। त्योहार की रात वो उसे पार्लर ले गया और नकुल की पत्नी के जरिए उसे मेहंदी लगवाई और फेशियल करवाया। तैयार होने के बाद नव्या और भी प्यारी लग रही थी। नकुल की पत्नी ने चहक कर कहा, भाभी, मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ा है, ये सूर्य भाई के प्यार का रंग है। नव्या ने चिढ़कर अपने होंठ भींच लिए। रात को सूर्य प्रताप ने नव्या के हाथ चूमते हुए कहा, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, खासकर इसमें लिखा मेरा नाम। पर नव्या ने अपना हाथ झटक दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो उन्होंने जबरदस्ती लिख दिया है। सूर्य उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। अगले दिन सूर्य ने बताया कि 3 दिन बाद उसे मीटिंग के लिए शिमला जाना है और उसने 1 हफ्ते के ट्रिप का प्लान बनाया है। नव्या सामान पटक रही थी और बड़बड़ा रही थी। उसकी बेजारियत देख सूर्य ने उसे अपनी तरफ घुमाकर पूछा, क्या वाकई तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? नव्या ने मुंह फेर कर कहा, आखिर आपको नज़र क्यों नहीं आता, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। जब मुझे पता चला था कि आप अकेले शिमला जा रहे हैं तो मैं खुश हुई थी कि कम से कम कुछ दिन मेरी जान छूटेगी। अब आप वहाँ भी मुझे साथ ले जा रहे हैं, मैं तंग आ गई हूँ इस सब से। उसका इतना कड़वा और नफरत भरा लहजा सुनकर सूर्य प्रताप सन्न रह गया। सूर्य प्रताप की 1 महीने की तपस्या का यही फल मिलना था, ये उसने सोचा नहीं था। वो बस दबे स्वर में एक बार और पूछ बैठा, क्या वाकई तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? नव्या झुंझलाकर बोली, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये सब तकलीफ देता है। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें प्लीज़। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए अपनी भड़ास निकालकर वो दोबारा पैकिंग करने लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बात ने सूर्य प्रताप को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। वो झटके से उसके हाथ से कपड़े छीनकर ज़मीन पर फेंकते हुए बोला, आज के बाद तुम्हें किसी तकलीफ से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमसे कम बात करूं। आज के बाद सिवाय पिताजी से बात करते समय मैं कभी तुमसे मुखातिब होने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और हाँ, मैं अकेला ही शिमला जा रहा हूं, मेरी पैकिंग करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सब सामान वापस रख दो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और नव्या उसे हैरानी से जाते देखती रही। सूर्य प्रताप ने वाकई अपनी बात सच कर दिखाई।
उसने नव्या से बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। वे दोनों एक ही बिस्तर पर तो सोते थे, पर पीठ फेर कर। वो पूरी तरह उसे नज़रअंदाज करने लगा। दीपावली के तीसरे दिन जब नकुल अपनी फैमिली के साथ आया तो सूर्य का ऐसा बेरुखा रवैया देखकर दंग रह गया। नव्या सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर सूर्य उसे पूरी तरह इग्नोर कर नकुल से व्यापार की बातें करता रहा। अगले दिन सूर्य प्रताप को शिमला जाना था। नव्या ने उसकी पैकिंग कर दी थी, पर सूर्य ने दूसरा बैग निकाला और अपनी पैकिंग खुद करने लगा। नव्या से रहा नहीं गया। वो डरे सहमे स्वर में बोली, सूर्या, मैंने पैकिंग कर दी है। सूर्य प्रताप ने तीखे स्वर में कहा, शायद तुम्हें कम सुनाई देता है। एक बार फिर साफ कह रहा हूं, मेरी किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे काम के लिए यहाँ नौकर है और जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने काम कर सकता हूँ। नौकरों की वजह से मैं तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना शायद तुम्हें वापस वहीं भेज देता जहां तुम्हें रहने में सुकून मिलता है। इतना कहकर वो बैग उठाकर कमरे से निकल गया। नव्या हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूर्य प्रताप इस कदर नाराज हो जाएगा। 1 महीने से वो उसकी तवज्जो की आदी हो चुकी थी। अब ये दूरी उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी और आज पहली बार वो आर्यन के बजाय सूर्य प्रताप के लिए रो रही थी। अगली सुबह सूर्य प्रताप बिना नाश्ता किए और नव्या को पूरी तरह अनदेखा करके शिमला के लिए निकल गया। 2 दिनों में नव्या को अच्छी तरह एहसास हो गया कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। उसका ज़मीर उसे कचोट रहा था कि उसने अपनी बेवकूफ़ी से एक अनमोल इंसान को खो दिया है। आखिरकार उसने शांति चाची के सामने रोकर अपना दिल हल्का किया। चाची ने उसे समझाया, बेटा, जब पत्नी पूरी तरह पति की ओर झुकती है तो नाराज़ पति भी मान जाता है। जिस दिन सूर्य प्रताप की वापसी थी, नव्या सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी, पर सूर्य ने उसे मुकम्मल इग्नोर कर दिया। वो जितनी बात करने की कोशिश करती वो उतना ही दूर भागता। पहले वो इग्नोर करती थी, अब वो कर रहा था, जो नव्या के लिए असहनीय था। अगले दिन जब वे दोनों पिताजी से फ़ोन पर बात कर रहे थे तो प्रताप शाह बोले, सूर्य, कल शर्मा जी के यहाँ शादी का रिसेप्शन है, तुम दोनों को जाना है। सूर्य तुरंत बोला, पिताजी, नव्या को ऐसे फंक्शंस में जाने में परेशानी होती है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। नव्या को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो बोल पड़ी, पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, शायद इन्हें ही मुझे ले जाने में दिक्कत है। अगले दिन नव्या तैयार होकर बैठी रही, पर रात के 10 बज गए और सूर्य प्रताप नहीं आया। नव्या को अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगा कि उसने सूर्य की नज़रों में अपना स्थान खो दिया है। वो रात के 12 बजे तक उसका इंतज़ार करती रही। जब रात के 2 बज गए तो वो बुरी तरह घबराने लगी। सूर्य प्रताप का फ़ोन भी बंद आ रहा था। नव्या रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, सूर्य को कुछ ना हो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं हमेशा उनकी कद्र करूंगी, बस एक बार वे सही सलामत आ जाएं। तभी दरवाज़ा खुला और सूर्य प्रताप को पट्टियों में जकड़ा देख नव्या का दिल कांप उठा। वो दौड़कर उसके गले लग गई। सूर्य, मैं डर गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। सूर्य प्रताप हैरान रह गया। नव्या उसके सीने से लगकर तड़प तड़प कर रो रही थी। सूर्य ने धीरे से कहा, नव्या यार, तुम्हारी मोहब्बत का यकीन तो कर लूंगा, पर ज़रा मेरे हाल पर रहम खाओ। मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ है, ये पट्टियां मैंने झूठ मूठ नहीं बंधवाईं, बहुत दर्द हो रहा है। नव्या शर्मिंदा होकर अलग हुई। नकुल और वसीम उसे पकड़कर कमरे तक लाए और बिस्तर पर लेटाया। जब वे चले गए, नव्या ने सूर्य का हाथ थामकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सूर्य, प्लीज़। सूर्य मुस्कुराया, माफ़ तो कर दूं, पर पहले वो कहो जो तुमने अभी सबके सामने कहा था। नव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आई लव यू सूर्य, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। सूर्य प्रताप को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या ने इतनी जल्दी अपने प्यार का इकरार कर लिया। उसने नव्या को अपने पास खींच लिया। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सिर रख दिया। सूर्य बोला, आई लव यू टू नव्या, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है।